Hello everyone. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हो सभी? जल्दी से बताओ राजे, आवाज़ ठीक आ रही है? पिक्चर क्लियर है? हाउस जोश? ठीक है जी, आवाज़ ठीक है, चेक कर लिया मैंने। एंड फ्रॉम माय साइड इट्स एब्सोल्युटली ओके। हमारे राजे 2016 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं मास्टर कैडर का, और 100 क्वेश्चंस हमारे कल डन हो गए थे। आज हम बढ़ेंगे, शुरू करेंगे, 100 से आगे बढ़ेंगे और पेपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, इतनी देर आप मुझे बता दो सब कुछ, कि अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको तो। नहीं तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ठीक है जी, क्लियरली। चलो जी, 101st क्वेश्चन नाउ। पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे से। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? द प्रोबेबिलिटी दैट द थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए बी सी। एक सेकेंड है, एक रह गया, पेन थोड़ा चल नहीं रहा है तो देखते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द वर्क। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। और सेकेंडली क्या होता है कि अगर आप इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम करो, दैट शुड बी वन। दैट शुड बी वन। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की दो स्पेशलिटीज हैं जो हमें देखनी है। ठीक है, जब भी आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, तो आपको देखना है कि यस इट इज यस और नो। तो आप इनको ऐड कर दो सिंपली। अगर वन आएगा तो है, नहीं तो नहीं है। क्या होगा इसका एलसीएम? 12, दैट विल बी 8। यहाँ बचेगा 4, 4 इंटू 8, देन 3, देन यहाँ 2, 2 ऊपर चला गया। यस, 2 ऊपर चला गया, बिल्कुल ठीक। तो ये बन गया जी अपने पास 13/12। 13/12 इज नॉट इक्वल टू 1, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है। तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या लिखोगे आप? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या आंसर आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज। ठीक है जी, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो जी, इफ द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मीन एनपी। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4। स्टैंडर्ड डिविएशन 4 मतलब एनपी क्यू का रूट कितना है? 4। तो आप बोल सकते हो कि एनपी क्यू कितना आएगा? 16। द नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हमें एन पता करना है। अब एनपी का वैल्यू कितना है? क्यू की वैल्यू कितनी है? 16/20। द आंसर इज 4/5। क्यू अपने पास 4/5 आ गया। सत श्री अकाल रजय, सत श्री अकाल गुरूर। सो वेलकम बैक, बहुत दिनों बाद आज क्लास लगा रहे हो। 1/5, इसको 1 में से घटाएंगे तो पी आ जाएगा, है ना? इसको 1 में से घटाएंगे पी आ जाएगा। सो एन पी क्यू। अब आपके पास देखो पी कितना है, एन, ये पी आ गया, क्यू आ गया। अब यहाँ अगर आप पुट कर दो क्यू की वैल्यू, वैसे अपने को जरूरत नहीं थी इसकी, पर जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो हमें चाहिए था एन, पी की वैल्यू आ गई 1/5, ये 20 है, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी 100। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। 100 इज द राइट आंसर। उसने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया आपको, और आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए हैं। तो क्वाइट सिंपल। चलो जी, लेट्स मूव ऑन। क्या बात है, 100 बिल्कुल ठीक।
ए स्पीक्स द ट्रुथ इन 60% केसेस, ए कितने में बोलता है 60% केसेस में, बी कितने में बोलता है 70% केसेस में। तो ए सच बोलने के चांसेस ये हैं, ट्रुथ, टी फॉर ट्रुथ, फॉल्स या 40% केसेस में, ये कितने परसेंट केसेस में बोलता है 30% केसेस में, है ना। 70 कितनी बार बोलता है 60 टाइम्स कोई सच बोलता है तो 40% झूठ बोलता है। The probability that they will agree on the same thing, they will say the same thing or agree on the same fact, क्या बोलेंगे, मतलब दोनों या तो सच बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं, या तो सच बोल रहे हैं मतलब 42 और या इनको झूठ बोल रहे हैं तो 12 और नीचे कितना आ जाएगा 100, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये तो फॉर्मेलिटी होती है ना, और नीचे वाला भी अगर करेंगे तो ये सिंपली 4 जीरो लगेंगे, तो बेसिकली 42 और प्लस 5400 बाय 1000, 54% आंसर इज द राइट आंसर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आई? दे विल एग्री ऑन द सेम फैक्ट, मतलब या तो दोनों ट्रुथ बोलेंगे, ये भी ट्रू बोलेगा ये भी ट्रू बोलेगा, इनको या दोनों झूठ बोलेंगे, क्योंकि ये परसेंट में है तो 60% का मतलब होता है 70% का मतलब होता है 70/100, तो आइदर बोथ विल ट्रू और बोथ विल फॉल्स। एंड अगर क्वेश्चन आ जाता कंट्राडिक्ट, दे हाउ दे विल कंट्राडिक्ट ईच अदर, तब क्या करते, दिस इनटू दिस, मतलब 18 ही लिख दो बस, 180 की जरूरत नहीं है, और दिस इनटू दिस 28 और बटे 100, तो आपका आंसर आता 46%। अगर दे कंट्राडिक्ट द सेम फैक्ट, तो अगर कंट्राडिक्ट है तो ये, पर फिलहाल हमसे पूछा गया था दे एग्री ऑन द सेम फैक्ट, सो योर आंसर इज डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a non-leap year the probability of getting 53 Sundays or Tuesdays or Thursdays, संडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी होती है 1/7, तो इसके लिए क्योंकि बीच में और लिखा हुआ तो प्लस लगाओगे, नेक्स्ट 1/7, नेक्स्ट 1/7, तो 3 बार दिया तो कितना आंसर आ गया 3/7, यही आपका फाइनल आंसर है। सत श्री अकाल जसप्रीत, सत श्री अकाल। ठीक है जी, डन हो गया। अगर 2 बार और होता तो 2/7, 1 टाइम होता तो 1/7। आ जाओ फटाफट। A problem of mathematics is given to 3 students. The chances of solving it individually is 1/2, मतलब A के सॉल्व करने के चांसेस क्या हैं, आप चाहे P मत लिखा करो, पर थोड़ा सा आइडिया हो जाता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, हमें तो पूरा लिखना पड़ता है, पेपर में करते टाइम आप हैबिट ऐसी बना दो। ठीक है जी, ये उनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1/1 ऑफ देम, कम से कम एक तो कर ही दें। तो क्या करोगे आप, अगर एक से भी नहीं होगी, एक से भी नहीं तो 1/2, अगर एक से भी नहीं हुई तो कितना आएगा 2/3, सी से भी नहीं हुई 3/4, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2, 2/3, 3/4, कुछ ऐसा हो गया, तो 1/4 आ गया। ये प्रोबेबिलिटी कौन सी है, ये है नोबडी सॉल्व द प्रॉब्लम, या आप कह दो प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसको 1 में से माइनस कर दो, आंसर विल बी 3/4। यस यस, लो जी, 3/4 इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इतना करते ही हमारा डन हो गया है। जल्दी से देखो यहां तक क्लियर है? ठीक है, इतना हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, आप सिंपली इसका माइनस करके सीधी मल्टीप्लाई करते तो टाइम जो है बहुत कम लगता है। अब नाउ विच सिंबल यूजुअल मीनिंग द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बहुत ही आसान है, फ्री के मार्क्स। जल्दी से बता दो आंसर क्या आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है, ए ऑप्शन, बहुत ही करेक्ट है। ये क्या होता है, वेरिएंस, और ये तो धक्के से बनाई हुई ऑप्शन है, ये तो है ही नहीं, किसी के भी मीन वेरिएंस वो नहीं होते, तो ये तो सिर्फ धक्के से बनाई हुई ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ द मीन,
If the mean of Poisson distribution is 5, variance is 10. आपको पता है Poisson में क्या होता है, मीन और वेरियंस बराबर होते हैं, मीन और वेरियंस बराबर होते हैं किसमें, Poisson में। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 5 और ये 10 हो, ये तो गलत हो गया। आपको क्या बताना है, सही वाला, ट्रू। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, स्टैंडर्ड डिविएशन इज, यहाँ पे मिसिंग है स्टेटमेंट, तो ये मिसिंग है, तो अगर इतना ही, वैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा पक्का, ठीक है, तो ये हो जाएगा। मान लो हम अपने आप से मान लेते हैं 10, तो आपको क्या पता है कि मीन जो होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है वेरियंस से, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरियंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 है, ये 10 है, तो मतलब ही नहीं, ये तो गलत होगा ही होगा। मीन एंड वेरियंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यस, मिल गया ऑप्शन सी, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहे जसप्रीत, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग एडमिट्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। कभी भी नहीं, जरूरी नहीं कि हर प्रोग्रामिंग का एक सोल्यूशन हो, इट्स नॉट नेसेसरी, sometimes they don't have any solution. LPP admits a unique solution, unique yes, पर always unique नहीं होता। if LPP मतलब डाउट का किस केस है, ये यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता। LPP admits two optimal solutions than infinity many solution, yes, ये बात गारंटी है, या तो यूनिक होगा, अगर यूनिक नहीं है, अगर दो भी हो गए तो infinity many solutions होंगे, तो इट्स एब्सोल्युटली सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। LPP हैज एडमिट टू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, तो मतलब ये तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स हो गए ना, यूनिक भी हो सकता है और टू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, तो इसलिए ना तो बी होगा और ना फिर अपने पास ये डी होगा। ठीक है, बढ़े आगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेट्स मूव ऑन। मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्टेड टू अ गिवन कांस्टेंट occurs only boundary corner points of feasible region, then theorem is called a fundamental theorem of, कौन सी थ्योरम होगी? it will be theorem on extremum points। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब होता है बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है, तो जो कॉर्नर की बाउंड्रीज पे होते हैं, यस एब्सोल्युटली है, ओनली एट बाउंड्री पॉइंट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स, यस एब्सोल्युटली। तो जो आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आती है वो कहाँ पे आती है? कॉर्नर पॉइंट्स के एक्सट्रीम्स पे, यस, एक्सट्रीम पॉइंट्स इज राइट आंसर। बढ़े जी आगे, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो आपकी अब मैकेनिक शुरू हो गई है। A weight W hangs in string and is made drawn aside by horizontal force until the string makes an angle of 60 degree with vertical। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये देखो, ये आपके पास एक लाइन है और वेट हैंग्स वर्टिकली, वेट हैंग्स वर्टिकली, कुछ ऐसा वेट हैंग होगा वर्टिकली, तो ऐसे ही होता है। विद वर्टिकल, वेट तो नीचे की तरफ जाएगा, और स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल, 60 डिग्री विद वर्टिकल, इसके साथ वो 60 डिग्री बना रही है, मतलब इसके साथ नहीं बना रही, इसके साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री। ये पॉइंट है इसमें समझने वाला। जोड़ लगा दिया मैंने इसमें, जोड़ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, अब थोड़ा ठीक है। तो 60 डिग्री का ये एंगल है, ये आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 60 है तो ये कितना होगा? इट्स एब्सोल्युटली 120। ओके, तो अब आप निकाल लो बस, ये आपका W होगा, ये आपका W होगा, वेट इस पे हैंग हो रहा है। हाँ जी रजत, पेपर में रजत सारी तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आप 1 सेकंड में कर दोगे। यस यस यस, थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा टाइम। वेट W हैंग्स, पर ऐसे क्वेश्चन आपको 2 या 3 ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स में जो पार्ट वीक होता है थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, क्या करें। वेट W हैंग्स असाइड्स अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है,
और यहाँ पे कितना आ गया अपने पास जल्दी, स्ट्रिंग मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री, स्ट्रिंग मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना, तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो जल्दी से बताओ मुझे। एक यहाँ पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं, ये F लगा लेते हैं आपका, ये T लगा लेते हैं, टेंशन, T फॉर टेंशन, टेंशन तो स्ट्रिंग में ही होगी ना, तो बस आप देख लो अब क्या क्या आ रहेगा, T बाय साइन, लेमी थ्योरम कर रहे हैं, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लेमी थ्योरम, पढ़ी हुई है ना, एंगल बिटवीन द अदर टू। अब अगर W की बात करेंगे तो T और F में एंगल देखना है, अगर आप W की बात करोगे तो एंगल किस में देखना है, T और W में कितना एंगल है, 60 डिग्री। अगर F की बात करेंगे तो एंगल किस में देखना है, T और W में, दैट विल बी 120, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। T आ गया, ये W आ गया, ये कितना है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 ऊपर चला गया, और ये साइन 120 कितना होता है, साइन 60 जितना ही, सेम √3/2, यस 2F/√3, बस देख लो आंसर कौन सा मैच हो रहा है, वही आंसर लगा दो, ठीक है, गॉट द पॉइंट। आई थिंक ये वाला सही हो रहा है, ये तो कट ही जाएगा ना आपस में अगर आप इसको लोगे तो। ठीक है जी, 2W एंड रेशो आप देख रहे हो, 2W एंड 2F, एब्सोल्युटली। आपसे हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा गया है और टेंशन पूछी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू पैरेलल फोर्सेस नॉट हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म्स अ कपल। अब ये तो कपल की डेफिनेशन ही दे दी, इक्वल एंड अनलाइक। क्या बोला है, टू पैरेलल फोर्सेस कैसे होते हैं, इक्वल एंड अनलाइक। ये वाला फोर्स भी P है, ये वाला भी फोर्स P है, पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कपल, दैट्स इट, इक्वल एंड अनलाइक। एक ऊपर जा रहा है, एक की डायरेक्शन ऐसे है, एक की डायरेक्शन ऐसे है, इक्वल एंड अनलाइक कपल की डेफिनेशन। कौन सा रजे, कौन सा क्लियर नहीं हुआ, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके हाँ जी, 111 का सी है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उस पे क्वेश्चन पे आते हैं आपके। A particle is in equilibrium under three action of forces. Two forces act at right angle to one and another. Two forces act one and another. One and another. ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब क्या है, ये भी फिर से लेमी थ्योरम ही है एक तरह की, अगर आप ध्यान से देखो तो कितना आएगा आपके पास, देखो एक तो सीधा सीधा है, टू फोर्सेस आर एंगल वन एंड अनदर, वन इज डबल ऑफ द अदर। इन चारों में देखो कौन सा फोर्स है, ये इसका डबल नहीं है, ये देखो ये इसका डबल दिया हुआ है, दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं, ये भी डबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही आंसर है। पूरा समझना हो तो कैसे करेगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पूरा करना हो तो कैसे करेंगे, देखो थ्री फोर्सेज एंगल, टू फोर्सेज एक्ट एट राइट एंगल, अब इनका इनका जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तीसरे का पता नहीं है, एक अगर P है तो दूसरा क्या है, 2P। तीसरे का कितना दिया हुआ है, 10, थर्ड 10 न्यूटन्स। अगर आप सपोज इसको किसी को भी, अगर इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, तो ये बाकी क्या होगा, बाकी एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंगल, जल्दी बताओ, ये एंगल कितना होगा, है ना, बाय ऑप्शन इजीली हो जाएगा, पर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे करते हैं। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट एंगल, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 270 माइनस अल्फा, क्योंकि 90 निकाल देंगे बाकी तो 270 रह गया ना, 360 का तो पूरा चक्कर ही होता है। तो बस आप लेमी थ्योरम लगा लो, बस दैट्स इट। तो अगर P फोर्स है तो एंगल कितना है, साइन अल्फा, एंगल मेड बाय दीज टू कंपोनेंट्स। अगर 2P फोर्स है तो एंगल कितना होगा, साइन 270 माइनस अल्फा। अगर 10 फोर्स है तो एंगल कितना होगा, साइन 90। ऑप्शन से हमने बहुत इजीली कर लेना है, विदाउट एनी डाउट।
ये कितना आ गया कॉज अल्फा, कितना आ गया कॉज अल्फा, और ये कितना है 10। ठीक, समझ गए बात। तो यहां से अगर आपको पी, यहां से अल्फा मिल जाएगा, इन दोनों से कैसे निकालोगे, साइन बटे कॉस। देखो साइन बटे कॉस कितना होता है 10, साइन बटे कॉस कितना होता है, अगर आप यहां से ध्यान दो तो पी की वैल्यू कितनी है 10 साइन अल्फा, पी की वैल्यू कितनी है 10 साइन अल्फा, 2p की वैल्यू कितनी है 10 कॉस अल्फा। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें 10 अल्फा विल बी 1/2। तो वैसे ओरिजिनली बहुत लेंथी हो जाएगा अगर आप करोगे तो, सो दैट विल बी √5। तो यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकाली हमने, दैट विल बी 1/√5, कॉस की वैल्यू निकाली दैट विल बी 2/√5 बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। और ये वैल्यूज अगर आप यहाँ पुट करोगे यहाँ पे तो आपका आंसर 100% मैच हो जाएगा। नमस्ते प्रियंका, नमस्ते। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे साइन और कॉस की यहाँ पे, तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन ही आना था, तो चाहे तो बाय ऑप्शन कर लो, वो बेटर चॉइस है, पर आपको पता होना चाहिए। और अब आप देखो एक ही पेपर में आपके 2 क्वेश्चंस आ गए लेमी थ्योरम बेस्ड। ये भी क्वेश्चन किस पे था, लेमी थ्योरम्स में। कंसेप्ट क्या है फिर से मैं बता दूं आपको, जिन बच्चों को अभी क्लियर नहीं है। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है लेमी थ्योरम का, कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं आपने कि अगर आपके पास 3 फोर्सेज हैं, एक फोर्स ऐसे जा रही है, एक फोर्स ऐसे जा रही है, दूसरी फोर्स मान लो ऐसे जा रही है, और तीसरी फोर्स ऐसे जा रही है। तो आप ये देखो कि आपके पास ये जो पॉइंट है एक्टिंग, दे आर एक्टिंग एट ए वन पॉइंट। तो यहाँ पे मान लो से एंगल अल्फा है, ये एंगल मान लो बीटा है, ये एंगल मान लो गामा है, ये फोर्स P लग रहा है, ये फोर्स Q लग रहा है, ये फोर्स R लग रहा है। तो क्लियरली अगर P फोर्स की बात करेंगे तो एंगल बिटवीन Q एंड R देखेंगे, कितना एंगल है साइन बीटा। अगर हम Q फोर्स की बात करेंगे तो एंगल किसके बीच में देखेंगे P और R के बीच में, दैट इज साइन गामा। R फोर्स देखेंगे तो एंगल किसके बीच में देखेंगे साइन अल्फा। इस थ्योरम का नाम है लेमी थ्योरम, जो हम यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, इस थ्योरम का नाम क्या है लेमी थ्योरम। देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, लेमी थ्योरम। अब आपका क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन लेना था 110 नंबर, फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन। ए weight W, a weight W hangs by a string is drawn aside by a horizontal force। एक फोर्स, अच्छा फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे लगाना है, ये नहीं लगाना, ये गड़बड़ हो गई। दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, यस, एफ यहाँ लगाना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ये 60 डिग्री यहाँ बना रहा है। देन द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर। आपको ये एफ निकालना है, ये टी निकालना है, ये क्वेश्चन आपका। हाँ जी रजे, पर फिर भी सबके लिए ठीक है। चलो, ए वेट W hangs by a string and asides by a horizontal force until the string makes an angle of 60 degree with the vertical, with the vertical के साथ 60 डिग्री बन चुका है। then the horizontal force, यानी कि या तो एक तो F निकालना है और एक T निकालना है, ये चाहिए। तो बस बहुत ही सिंपल काम है। अगर आपके पास देखो ये कितना है 210, ये तो 90 का बनेगा ही बनेगा ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। 210 और 60 270, ये 90 का बन गया। तो आपने बेसिकली देखना क्या है, आपने देखना है लेमी थ्योरम लगाने के बाद कि टी के साथ कौन सा एंगल बन रहा है। टी के साथ देखो आप 90 डिग्री, बिल्कुल सही। डब्ल्यू के साथ कितना एंगल बन रहा है, डब्ल्यू के साथ, डब्ल्यू जब देख रहे हो तो एंगल 120 देखना है, बिल्कुल सही, टी और डब्ल्यू में। और एफ देख रहे हो तो एंगल कितना बना, एफ देख रहे हो 120 बना, ठीक है। डब्ल्यू देख रहे हो तो एंगल कितना बना भाई, एंगल बना 150 डिग्री, ये 150 डिग्री है, ठीक है। 150 डिग्री का मतलब है साइन 30, साइन 30 का मतलब होता है 1/2, 1/2, यस 1/2।
यानी कि t इज इक्वल टू 2w आ रहा है और ये कितना है 2f/√3। तो अगर आपको चाहिए कितना टेंशन चाहिए है ना, अगर आपको चाहिए एक तो टेंशन तो कितनी आ गई 2w आ गई और फोर्स कितना आ रहा है 2/√3 इज इक्वल टू 2w, 2 कैंसिल हो गया तो फोर्स कितना आएगा √3w। ठीक है जी, तो बस यहाँ पे 150 करना था यस, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स थी वो हॉरिजॉन्टल फोर्स थी और हमने वर्टिकल फोर्स ले ली, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था। नाउ इट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्या ये बात अच्छे समझ में आ गई है? यस तो टेल मी फास्ट, यस और नो। तो बी ऑप्शन आ गया। ग्रेट, वेरी गुड। चलो जी आगे मूव करते हैं। 110 हो गया, 111 हो गया, 112 हो गया, 113 पे आ गए हम लोग। द रिजल्ट ऑफ नॉन पैरेलल फोर्सेस एंड ए कपल इन ए प्लेन रिड्यूसेस टू अ सिंगल फोर्स। ठीक है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो रिजल्टेंट ऑफ टू नॉन पैरेलल फोर्सेस एंड ए कपल रिड्यूसेस टू ए सिंगल फोर्स, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है एब्सोल्युटली। Now, a body is in equilibrium under the action of three non-collinear forces. A body is in equilibrium under the action of three non-collinear forces. Then they must act in a straight line. No, जरूरी नहीं है। देखो अभी अभी किया ना, लेमी थ्योरम लगाई, अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, तो स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ये मूव कर रही है, तो ये तो गलत हो गया। दे मस्ट मीट इन ए पॉइंट एंड पैरेलल, ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि मीट इन ए पॉइंट है तो पैरेलल नहीं हो सकते, या तो पैरेलल होंगे या फिर मीट इन ए पॉइंट करेंगे, तो ये तो ऑप्शन ही 100% गलत है। देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल, ये भी जरूरी नहीं है। देखो इनके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट सेम थोड़ी आ रहे हैं, दे डोंट। नो रजे नो, 114 का आंसर आएगा नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे और होता एंड के बजाय फिर हम कुछ सोच सकते थे। ठीक है, तो 114 का आएगा डी। कभी कोई भी, आप ध्यान से पढ़ो इस बात को, दे मस्ट मीट इन ए पॉइंट, एक पॉइंट पे मिले और पैरेलल भी हो, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं एक साथ? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट ओके? चलो लेट्स मूव ऑन। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 2p √2p इज 10, पॉसिबल है नहीं, 10p होगा, यहाँ पे p मिसिंग हो गया। देन एंगल बिटवीन देम, तो सिंपल रिजल्ट होता है, आपको पता है r स्क्वायर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये तो बहुत बार हमने करा है। तो 10 का स्क्वायर हो गया जी 10p स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 2p स्क्वायर का मतलब है 4p स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब क्या है 2p स्क्वायर, 2pq का मतलब है 2p इंटू √2p कॉस अल्फा, बस ये बन गया 6 इसमें से जाएगा 4p स्क्वायर, इसको करेंगे तो 4 2√2p स्क्वायर कॉस अल्फा आ गया, ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, 1/√2 cos alpha and cos alpha is what? 45. Yes, cos alpha is 45. Yes, B option is correct answer. Very good. Very good. B option is correct answer. हाँ जी, बढ़े आगे। इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस, 45 डिग्री, वेरी गुड। 100 स्टार्ट्स विद वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको 100 दी हुई है। मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब a इक्वल टू -2 दिया हुआ है। वेलोसिटी विल बी 0 आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम पता करना है। क्या क्वेश्चन है देखो, 5 सेकंड क्वेश्चन ना। v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, आपको पता है। v का मतलब है 0, u का मतलब है 100, a का मतलब है 2, तो t कितना आ गया 50।
50 सेकेंड्स आ गया क्योंकि सेकेंड्स में चल रहा सारा कुछ। बी ऑप्शन डन। मैक्सिमम रेंज फॉर अ गिवन पार्टिकल इज पॉसिबल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की? यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 अल्फा होती है रेंज। यस, है ना। मैक्सिमम कब होगी? जब साइन 2 अल्फा क्या होगा? 1। 1 कब होगा? 90 पे। 90 का मतलब कब होगा? 2 अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2, देन अल्फा विल बी इक्वल टू पाई बाय 4। यस, मैक्सिमम आ जाता तो 90% केसेस में पाई बाय 4 ही आंसर आता है ना। ऐसा हमने बहुत बार पढ़ लिया है। किसी बॉक्सर को मुक्का मारना है तो कितने एंगल पे मारे? 45 पे, सबसे तेज लगेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, मास कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। 20 ग्राम प्रोड्यूसिंग वेलोसिटी इज 27, वेलोसिटी कितनी है? 27। टाइम कितना है? 6 सेकेंड्स। इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना, मतलब वही सेम फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v आपके पास कितना है? 27, u 0, टाइम है 6 सेकेंड्स, तो t आपके पास आ गया बेसिकली 27/6, और यू कैन से दैट 9/2 आ गया टाइम। ठीक है जी। फोर्स क्या आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन 10, इट्स मीन्स 90। यस, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज अ परफेक्ट आंसर। यस, ए ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्या आंसर होना चाहिए इसका? A and B are 3 cross 3 matrices. AB is 0. Then वैसे तो ना इनको यहां लिखना चाहिए A should not be 0, B should not be 0 also. तो अगर AB 0 है तो डेफिनेटली क्या होगा? दोनों में से एक का डिटरमिनेंट डेफिनेटली 0 होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन इज अ डायरेक्ट आंसर फॉर दिस। यस, पॉइंट सिर्फ इतना सही है, जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं, एक आपने ले लिया, मान लो 2 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने पोजीशन को चेंज करना है। हाँ जी, समझ गए ना बात, ये क्या कह रहा हूँ मैं? 0 0 0 0 0 0 0 0 2, ऐसा कुछ कर लिया। आपको अगर इसका करोगे तो ए बी भी 0 आएगा, बी ए भी 0 आएगा, ए भी 0 आएगा, ये दोनों नॉन 0 है। अब यहाँ आपको देखना है कि पोजीशन को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप करोगे इसका डिटरमिनेंट भी 0 है, इसका भी डिटरमिनेंट 0 है, दोनों का भी 0 आ सकता है, पर बीच में और वाला ऑप्शन रखो, ये आपको बेस्ट आंसर देगा। 19th का डी। तो आप यहाँ पे अगर मान लो हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, फर्स्ट रो करें सेकेंड रो करें, हाँ जी यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, और कहाँ 2 लें? और कहाँ 2 ले सकते हैं? इसमें भी अगर हम कुछ और 2 रखें तो क्या ए बी का प्रोडक्ट 0 आ रहा है? ध्यान से देखो, ऑप्शन डी है 100% कन्फर्म। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि डिटरमिनेंट ए जो है वो 0 आएगा या डिटरमिनेंट बी 0 आएगा, ये 100% है। ये नहीं हो सकता दोनों का डिटरमिनेंट नॉन 0 आ जाए। एक का डिटरमिनेंट 0 आना 100% लाजमी है। अब 2 यहाँ ले लेते हैं, देखें अब इसको करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये तो 0 ही आना है, फर्स्ट रो सेकेंड रो 0 ही आना है, नेक्स्ट भी 0 ही आना है, फिर इससे करेंगे तो फर्स्ट 0 ही आना है, फिर 0 ही आना है, फिर 0 ही आना है, फिर नेक्स्ट 0 ही आना है, 0 ही आना है, 0 ही आना है। यस, ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम हैज x + 2y = 11, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? 2x + 4y = -22, और यू कैन से दैट x + 2y = -11। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं?
इससे तो 11 इक्वल टू -11 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सी ऑप्शन, यस, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, A is a skew symmetric matrix of odd order, then A will be 0। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो ऑड ऑर्डर का, मान लो मैंने ये ले लिया 0 0 0 5 4 6 -5 -4 -6, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, 100% जीरो आना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ 0। अगर इवन ऑर्डर का हो तो क्या बोलेंगे, इवन ऑर्डर का होगा तो क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, इवन ऑर्डर का होगा तो क्या बोलेंगे? इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक, नॉन जीरो परफेक्ट स्केयर आंसर आएगा, नॉन जीरो परफेक्ट स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये तो बड़ा ही जग जाहिर रिजल्ट है, सबसे फेमस रिजल्ट है डिटरमिनेंट में, n-1। तो यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 3 - 1 2, तो कितना आंसर आ गया 16। ठीक है जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ए बी ए है, बी ए बी है, बी स्केयर क्या होगा? इसका ट्रिक मैंने बताया था आपको पहले भी, कि अगर आप इसमें ए को बी पुट कर देते हो, ए इक्वल टू बी, नॉन जीरो परफेक्ट स्केयर है, नॉन जीरो परफेक्ट स्केयर। ए इक्वल टू बी करते तो क्या आएगा, ए स्केयर इक्वल टू ए, बी स्केयर इक्वल टू बी, तो यस बी आ गया, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट अबाउट 124th? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, +-1, इधर 1 और -1, ये भी आंसर आ गया, डी ऑप्शन। डी डी वाले बहुत आ रहे हैं ना, डी डी डी, जिसने तुक्का लगाया डी पे तो रेल बन गई। रैंक ऑफ ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, हाँ जी कितना आना चाहिए? देखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये कौन सा है? इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 4, क्योंकि इसमें 4 नॉन जीरो रोज हैं, एशेलन फॉर्म ही है ना ये, 4 नॉन जीरो रोज हैं, इसका मतलब क्या है, इसका रैंक 4 है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इफ रैंक ऑफ ए इज 2, रैंक ऑफ बी इज 3, रैंक ऑफ ए बी 6, 100% गलत, क्योंकि आपको पता है रैंक ऑफ ए बी जो होता है ना वो हमेशा लेस होता है और रैंक ऑफ ए से एंड रैंक ऑफ बी से, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स डजंट सेटिस्फाई, गलत। 10 सेटिस्फाई होता तो कैले थ्योरम थी, ये ट्रू हो जाता, फिर ये कैले थ्योरम बन जाती। लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, देन 1 by लैम्डा इज आल्सो आइगन वैल्यू, यस एब्सोल्युटली। द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल, नो। ठीक है, इधर इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी और जीरो, ये दो ही ऑप्शंस हैं। तो 4 ऑप्शन देख लिए हमने अच्छे से, एक ऑप्शन सही था सी, और वही हमारा आंसर है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्योरली इमेजिनरी और दिस, अगर रियल होता तो फिर वो होता रियल, सिमेट्रिक होता तो। हाँ जी, नेक्स्ट का क्या आंसर आना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर? 3ab, 3 का कितना बाहर आएगा, 3 की पावर 3, ए बी ये तो पता ही है, और ए बी को लिख सकते हो आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लिखते हैं -1 and 3, -1 and 3, तो दैट विल बी -81। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। B option is the right answer. If A is symmetric as well as skew symmetric,
सिमेट्री का तो क्या होगा ए और ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्री का तो क्या होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2a इक्वल टू 0, यही आपका आंसर, 0 मैट्रिक्स, क्या आंसर आएगा 0 मैट्रिक्स, यस एब्सोल्युटली 128 में, क्या बात है, छा गया आप लोग को हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3, तो देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन 2 एंड 3, तो कौन सा सेट आएगा एम्प्टी, इसमें और इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो आंसर क्या आना है एम्प्टी। नेक्स्ट मोड एक्स लेस देन 1, मोड एक्स लेस देन 1 मतलब एक्स कहाँ लाई करता है -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आपको पता है -1 और +1 के बीच में होता है, ये 1 उधर जाएगा तो +1 और ये 1 उधर जाके +1, तो x की वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, समझ गए ना बात। चलो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, अब ये 1 यहाँ जाएगा और ये 1 यहाँ जाएगा, तो -1 + 1 दैट विल बी 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको बना लो ग्राफ पे, देखो अगर यहाँ इसका क्या मतलब है 0 से -∞, इसका क्या मतलब है 2 से ∞, ठीक है, x इज ग्रेटर देन मतलब 2 से ∞, x इज लेस देन 0 मतलब 0 -∞ से 0, -1 से 1, -1 कहाँ आएगा 0 से इस साइड पे, 1 कहाँ आएगा इस साइड पे, ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो। तो अगर आपको ध्यान से देखो आप इस बात को, कौन सी वैल्यू रिपीट कर रही है -1 से 0 वाली, ये वाली वैल्यू जो है इतना इतना पोर्शन दोनों में आ रहा है, -1 से 0 दोनों में आ रहा है, ठीक है। अगर हम देखें ये वाला जो पोर्शन था ये वाला, ये किसका था b का, और -∞ 0 वाला किसका था b का, और -1 से 1 किसका था a का, है ना, ऐसे ही था ना, -1 से 1 a का, तो कॉमन पोर्शन ये पोर्शन दो बार आ गया -1 से 0, यानी कि आपका जो सही आंसर है वो आएगा जी ए ऑप्शन 130, ए ऑप्शन, यस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ब्राइट चांसेस थे। ए एंड बी आर टू सेट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन कब बराबर हो सकती है जब दोनों बराबर हो, और तो कोई हल ही नहीं है। ग्रेट, वेरी गुड, मिस्टेक्स मिल गई हो क्या चाहिए, बस लेट देम करेक्ट। यूनियन और इंटरसेक्शन कब बराबर होते हैं, एक ही केस में जब इक्वल का साइन होगा, बस खत्म। हाँ जी हाँ जी, देखो यहां कितना है 100 स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट कितना है 100 स्टूडेंट्स का, 55 कौन से हैं मैथमेटिक्स वाले, है ना, 67 कौन से हैं केमिस्ट्री वाले, तो इंटरसेक्शन वाले कितने होंगे जो मैथ केमिस्ट्री ओनली बताना आपको, मतलब अगर आप ये देखो ये आपका मान लो मैथ्स वाला है और ये मान लो आपका केमिस्ट्री वाला है, मैथ्स में बच्चे हैं 55, केमिस्ट्री में है 67, और आप देख पा रहे हो कि कुछ बच्चों के पास ऐसा भी होगा इनके पास दोनों सब्जेक्ट होंगे, तो आपको कॉमन निकालना है। टोटल जो आपको सारा कुछ दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, ये आपका क्लासरूम है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने हैं 100 स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो कॉमन पोर्शन क्या आ सकता है, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, इसमें इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 100, हाँ जी, एम में कितने हैं 55 और ये आ गया 122, अगर 100 में से घटा दें
तो कम से कम जो इंटरसेक्शन आएगी आपकी, कम से कम आएगी इंटरसेक्शन, कम से कम जो आएगी वो आएगी 22 स्टूडेंट्स, क्योंकि 100 तो टोटल ही है क्लास में, तो 22 बच्चे तो कम से कम है जिनके पास मैथ प्लस केमिस्ट्री है। ठीक है, तो अब इसको ये निकाल दो, 67 में से 22 निकालोगे 45 इज राइट आंसर। ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री। ओनली मैथ्स पूछ लेते तो क्या करते, 55 में से 22 निकालते तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर क्या आता 33। तो ये सिर्फ मैथ वाले हैं, ये सिर्फ केमिस्ट्री वाले हैं। हाँ जी रजी बिल्कुल सही, शैलजा वेरी गुड, शैलजा जी एंड जसप्रीत वेरी गुड, है ना, बहुत सिंपल था। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। एबीसी आर इन जीपी, एबीसी जीपी में तो मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी होगा। लोग में क्या होगा, लोग ले लो दोनों साइड्स पे, तो ये हो जाएगा 2 log b इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ c। ये किसकी डेफिनेशन है, एपी की। यस, कोई भी 3 नंबर जीपी में हो, रिमेंबर इट, ध्यान से समझो इस बात को, कि अगर कोई भी 3 नंबर जीपी में है और उस पे लोग ले लेंगे, हमेशा एपी बनेगी। ये मैटर ही नहीं करता ये बेस में क्या है, ये मैटर ही नहीं करता कि बेस में क्या है। ठीक है, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि ये क्या है, log x। एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये गलत है। log a ना, जो चीज़ ऐसे करते हैं कि ध्यान देने वाली बात, यही तो देखना था आपने, log x। तो आपको इनडायरेक्टली उसने पूछा 1/log a 1/log b। अब log a log b log c किस में है, r in ap। 1/log a 1/log b 1/log c किस में होंगे, एचपी में। तो ये गलती नहीं करनी है आपने, बहुत सारे बच्चे फटाफट एपी लगा जाते हैं, आपका एचपी आंसर आएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या आएगा, आपका राइट आंसर क्या आने वाला है, एचपी। समझ रहे हो, आप इस गलती को समझो कि अगर आपके पास ऐसा लिखा होता ए बी सी और यहां पे बेस होता एक्स, तो अब ये किसमें, आर इन ए पी। पर इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है कि ये log a बेस में दे दिया, सो दैट इज वाई ये 1 अपॉन करना पड़ेगा, और सही आंसर सी ऑप्शन होगा। आर यू एग्री विद मी, हैव यू गॉट द पॉइंट। चलो नेक्स्ट पे बढ़े। चलो मोड एक्स लेस देन 1, कौन सी सीरीज है ये, इसमें a कितना है, x, a कितना है x, r कितना है -x। कैसे होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो -x आ गया। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a/1 -r, तो माइनस तो ऑलरेडी, तो प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। फार्मूला पता है ना आपको, a/1 -r, जीपी इन्फिनिट जीपी का फार्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो y यहाँ x कॉमन 1 - y, x की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, सो इजी इज दिस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इट्स क्वाइट सिंपल वन, 3/2 5/4 9/8 17/16 आपके पास ये है। तो सीरीज क्या बनेगी, देखो ध्यान दो, 2 का गैप, 4 का गैप, 6 8 का गैप, अब 16 का गैप आएगा 33, 2 4 8 16 32, क्योंकि ये तो जीपी है ना, 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5। यस करेक्ट आंसर, ये मेंटलिटी का क्वेश्चन आ गया, है ना। तो आंसर इज बी, यस
नेक्स्ट क्वेश्चन, सम द सीरीज, ये तो बहुत ही आसान है। ये कितना है बेसिकली √2, ये कितना है 2√2, ये कितना है 3√2, है ना, समझ गए अब आप 4√2, तो बहुत ही ईजी सीरीज थी। √2 कॉमन, 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स, क्योंकि n टर्म्स बोला गया है। फार्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2 सम ऑफ द टर्म्स। AP सीरीज लगा लो, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, √2 आ जाएगा नीचे। देखो आंसर कितना आ रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस यस यस, बच्चे बड़े क्विक हैं, वेरी गुड, छा गए हो आप, छा गए हो। तो 136 का कौन सा आंसर आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। PQ are the AM, GM, HM respectively between the two rational numbers A and B, then P minus Q बताओ, बताओ जी बताओ, जल्दी आंसर बताओ इसका। PQR between the any two रैशनल नंबर्स, कुछ भी ले लो आप। AM का मतलब दो नंबर्स के बीच में होता है A+B/2। ठीक है, Q का मतलब GM है तो √AB आ जाएगा। ठीक है, और HM तो आपको पता ही है, HM का मतलब ऐसे इसकी जरूरत ही नहीं है, 2AB A+B ऐसा कुछ आता है। अगर AB के बीच में AM हो तो ये वाली C सिस्टम है, अगर AB के बीच में GM हो तो ये वाला सिस्टम है, अगर AB के बीच में HM हो तो ये वाला सिस्टम है, ये आपको पता है। P माइनस Q का मतलब क्या है, A+B/2 माइनस √AB, A+B माइनस 2√AB/2, और आप इसको बड़े आराम से बोल सकते हो कि √A माइनस √P का होल स्क्वायर है। तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था, इसका कोई यूज़ नहीं था यहाँ पे, क्योंकि आंसर में आर तो कुछ कर ही नहीं रहा ना। लो जी, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है 5n² + 2n, आपको निकालना क्या, सेकंड टर्म, पहले 1 पुट करो फिर 2 पुट करो। 1 पुट करने से T1 आएगा, 5 + 2 7, 2 पुट करने से T1 + T2 आएगा, सम ऑफ टू टर्म्स 4 इंटू दिस 20 और 2 इंटू 2 4, 20 + 4 24 आ गया। अब इसमें से घटा दो, T2 कितना आ जाएगा, 24 - 7 इट्स 17, तो राइट आंसर इज 17। यस एब्सोल्युटली, वेरी गुड। S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स हो जाता है ना, S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स। तो बस डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है Sn का, Sn में से अगर आप Sn में से Sn - 1 घटाते हो तो क्या आता है, दैट इज Tn। 17 आंसर सही है, ए ऑप्शन। हाँ जी, इनफिमम ऑफ ऑल सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो बड़ा ही सिंपल है। इवन इंटीजर कहां से शुरू होते हैं, 1 से। अब इसमें इनफिमम क्या है, ऑल इवन इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से। ये तो मैंने इवन इंटीजर बोला उसने, तो 2 4 6 8 ऐसा लिखा हुआ है। इसमें से मिनिमम कौन है, 2। अगर आपसे इनफिमम के बजाय सुप्रीमम पूछ लेते, इनफिमम कितना है 2, सुप्रीमम कितना है इन्फिनिटी, डन हो गया। 140th, 1/n is closed, open, open closed, open but not closed, neither open nor closed। देखो सबसे पहले आप समझो ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट का मतलब होता है when it
व्हेन ए सेट कंटेन्स ऑल इट्स नेबरहुड पॉइंट्स, अगर सारे पड़ोसी उसके बीच में आ जाए तो उसको बोलते हैं ओपन सेट। क्या बोलते हैं? ओपन सेट। अगर व्हेन ए सेट कंटेन्स ऑल इट्स नेबरहुड पॉइंट्स तो उसको बोलते हैं ओपन सेट। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम इस सेट की बात करें तो ये सेट नंबर लाइन पे अब ड्रॉ करो, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, तो ये आएगा 1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/3, है ना, उसके बाद 1/4, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है एक तरह से। आप इसको ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट साइड से चल रहा है, 1, उसके बाद 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे करते करते ये सेट आगे जाएगा और एट द एंड 0 पे पहुंच जाएगा, एट द एंड 0 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके नेबरहुड पॉइंट्स तो इसमें है ही नहीं। मान लो हम कहते हैं भी इसमें कुछ जोड़ दें, मान लो मैंने 1 प्लस कुछ जोड़ दिया, 1 में कुछ एप्सिलॉन जोड़ दिया, 1 में एप्सिलॉन घटा दिया, तो 1 में कुछ एप्सिलॉन जोड़ेंगे तो वो तो सेट का हिस्सा है ही नहीं। नेबरहुड का मतलब क्या है? मान लो आपका घर यहाँ पे है, आपका घर यहाँ पे, ये आपका होम है, तो ये भी आपका पड़ोसी है, ये भी आपका पड़ोसी है, यस और नो? ये भी आपका पड़ोसी है, ये भी आपका पड़ोसी है, ये आपके नेबर्स हैं, ये वाला भी और ये वाला भी है, कि यस और नो? अगर आप इसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो आपके पास पॉइंट ही नहीं है, वो सेट से बिलोंग ही नहीं करता, तो ओपन सेट नहीं हो सकता, नॉट ओपन, नॉट ओपन। ठीक है, अब ओपन वाला ऑप्शन कैंसिल, ओपन वाला कैंसिल, ओपन तो है ही नहीं, पक्का है। अब क्लोज्ड क्या होता है? ठीक है, क्लोज क्या होता है? क्लोज होता है या तो आप कह लो कंप्लीमेंट ऑफ ओपन सेट, कॉम्प्ली कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट के कॉम्प्लीमेंट को आप क्लोज सेट बोलते हैं। ठीक है, या इसको बोलते हैं कि जो सारे ऑल इट्स कंटेन्स ऑल इट्स लिमिटिंग पॉइंट्स, लिमिटिंग पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट, एक लिमिटिंग पॉइंट नहीं, लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट। तो इसके जो इसमें तो है ही नहीं कोई लिमिट पॉइंट, एक ही पॉइंट है, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है? 0। इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है? 0। लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट इज 0, और वो इस सेट का हिस्सा नहीं है, इस सेट में 0 तो कहीं आएगा ही नहीं, है ना, लिमिट पॉइंट इस सेट का हिस्सा नहीं है, तो ये क्लोज भी नहीं है, नॉट क्लोज सेट, नॉट ए क्लोज्ड सेट। ना तो ये ओपन है ना ये क्लोज है, इसलिए बोलते हैं नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ना तो ये ओपन है ना ये क्लोज्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ठीक है, गॉट द पॉइंट? तो ये डेफिनेशन है दोनों की, दोनों दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं? काउंटेबल सेट्स होते हैं या तो फाइनाइट होंगे, मतलब जो एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। रजे 0 तो बनेगा, 0 इस सेट का पार्ट नहीं है ना, यहां 0 तो आएगा ही नहीं, इस सेट में 0 तो नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू 0। अगर मान लो मैंने इस सेट को मान लो कुछ भी मान लिया, मान लो ए सेट मान लिया, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ठीक है, 1/∞ 0 आ रहा है, पर 0 इस सेट का पार्ट नहीं है, इसमें n 0 से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है, इसमें 0 नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए क्लोज नहीं हो सकता है। ठीक, काउंटेबल सेट होता है फाइनाइटली या इनफिनाइटली काउंटेबल, इनफिनाइटली काउंटेबल। तो अगर आप बात करते हो फाइनाइट, मतलब जैसे ये सेट काउंटेबल है 1 2 3,
ये सेट काउंटेबल है। दूसरा क्या है 1 2 3, आप एक सीक्वेंस बता पाओ, एक सीक्वेंस बताओ इसके बाद ये वाला सेट आएगा, इसके बाद आप बता पाओ इसके बाद ये वाला आएगा, तो उसको बोलते हैं काउंटेबल सेट। तो आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सिर्फ दो सेट्स हैं, एक तो रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, और कौन सा होता है रैशनल, इरेशनल नंबर। ट्रांसीडेंटल नंबर, ये अनकाउंटेबल सेट्स हैं, ये इरेशनल, अनकाउंटेबल, रियल नंबर अनकाउंटेबल, प्राइम नंबर काउंटेबल, क्योंकि प्राइम के बाद आप नेक्स्ट नंबर बता सकते हो। ट्रांसीडेंटल नंबर अनकाउंटेबल सेट। रजे वो सेट को बिलोंग करना चाहिए, जो उसका लिमिट पॉइंट हो वो सेट को बिलोंग करना चाहिए। इस सेट का लिमिट पॉइंट है 0, 140th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस सेट का लिमिट पॉइंट है 0, और 0 हमारे सेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, 0 इसका लिमिट पॉइंट है, और दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू आवर सेट, हमारे सेट से वो बिलोंग नहीं करता, हमारे सेट का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, तो ये कभी भी क्लोज नहीं होगा, तो इसलिए लिखते हैं नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। क्या लिखते हैं? नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। लोड है रजे उसकी, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करो प्रियंका इस पे, नंबर्स पे। दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं ट्रांसीडेंटल नंबर्स, एक होते हैं अलजेब्राइक नंबर, ठीक है। अभी अलजेब्रिक नंबर काउंटेबल होते हैं और ट्रांसीडेंट नंबर काउंटेबल नहीं होते। चलो जी, इस पे हम थोड़ा सा सीक्वेंसेस ऑफ ए नेचुरल नंबर, ठीक है, चलो गॉट द पॉइंट। अब ये देखो ये क्या है, अगर सीक्वेंसेस ऑफ दो गॉट द पॉइंट, ये कितना है, अब अगर इसको देखो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/n, अगर 1 पुट करोगे तो -1/n, n की वैल्यू 1 पुट करोगे, देखो सीरीज किस तरह की बनेगी वो देखो, अगर 1 पुट किया तो -1, फिर अगर 2 पुट किया तो 1/2, 3 पुट किया तो -1/3, 4 पुट किया तो -1/4, इस तरह से सीरीज बन रही है। तो ये कौन सी सीरीज है? अल्टरनेटिंग, और इसका एंड कहाँ होने वाला है? 0 पे, इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 पे एंड होगा, तो कन्वर्जेंट है, ठीक है। आपने किया भी हुआ, ये बहुत बार किया है, सीरीज में भी किया है, ये सीरीज अगर याद, ये तो सीक्वेंस पूछ रहे हैं, सीरीज कहाँ कन्वर्ज हो रही है? 0 पे, यस कन्वर्जेंट, इट्स कन्वर्जेंट। वो ना अगर आपके पास -1 की पावर n हो तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी, क्योंकि उसमें दो ही ऑप्शन आते हैं, या तो 1 आता है या -1 आता है, दो ही ऑप्शन आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी, अगर -1 की पावर n हो तो। यहाँ पे -1 की पावर n के नीचे n भी है, तो इट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट, 1 + r + r² इज कन्वर्जेंट ओनली इफ, कौन सी सीरीज है ये? जीपी सीरीज। कॉमन रेशियो आपके पास कितना दिया हुआ है? r। जीपी सीरीज फार्मूला क्या होता है? a/1 - r। कन्वर्जन कब होती है? जब 1 से लेस होती है। ये फार्मूला वैलिड कब होता है? जब 1 और -1 के बीच में लाई करता है। खत्म। जीपी सीरीज है ना ये। इन्फिनिट जीपी is valid only if r is less than 1। ठीक, इतना ही था। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, इसका आपको शॉर्टकट बताया गया है, सिंपल है, 1 × np 1 × 10, और ये 1 + 1 कितना होता है? 2, r की वैल्यू आ गई 5। सिक्स्थ टर्म की बात करो, इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना, ये शॉर्ट ट्रिक करी हुई है अपन ने, x की पावर p
1/x की पावर क्यू, यहाँ n। तो जितना भी कोफिशिएंट चाहिए होता है, जितना भी कोफिशिएंट चाहिए होता है, मान लो आपको ये आपके पास टेक्निक है शॉर्टकट, दिस इज इक्वल टू rth टर्म। आपको कोफिशिएंट चाहिए होता है मान लो x की पावर 4 का, तो आप -4 करते हैं। अगर आपको x की पावर 0 चाहिए तो 0, NP, ये फार्मूला है, शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, डन। बढ़े आगे, 145th, बस अब तो गेम खत्म होने वाली है। द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, बस जहां भी सम ऑफ द कोफिशिएंट आपसे पूछे हैं बस x को 1 पुट कर दिया करो, तो 1 - 1 कितना आ गया, 0, आंसर आ गया। मान लो आपसे पूछ लिया 1 + 2x + 3x स्क्वायर रेज टू पावर 7, सम ऑफ कोफिशिएंट का सम बताओ। आपने क्या करना है, आपने सिंपली x को 1 पुट कर देना है, तो 6 की पावर 7, है ना, आंसर आ जाएगा। सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, पावर का भी कोई रोल नहीं है, बस इतना ही काम करना है। ठीक, x को 1 पुट कर दो, आपको बाइनोमियल का सम मिल जाएगा। तो 6 की पावर 7 अभी लिखा था मैंने, जैसे मान लो अगर 1 + x की पावर पूछ लेते 10, तो सम ऑफ द कोफिशिएंट कितना होता, जल्दी बताओ। देन 2 की पावर 10 आया था, 1 + 1 2 की पावर 10। अगर माइनस में पूछा तो सम कितना है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी आर द कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो आपको पता है NCR और NCn-r तो एक ही बात होती है। अगर इसको आपने A माना हुआ है, इसको मान लो आपने A माना है, इसको B माना है, तो ये तो बराबर ही होंगे 100%। ये आ गया क्योंकि A = B दे रहा ही है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB इज कंपैक्ट फॉलोज फ्रॉम, कौन सी थ्योरम है ये, बताओ जी, बताओ चैट बॉक्स में फटाफट। दैट इज बल्जेनो-वेस्टरॉस थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है, a + b रेज़ टू पावर n, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको क्या बोलते हैं, कैले। और ये क्या होता है, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट से बेस्ड होती है ये बल्जेनो थ्योरम। नो 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 नो, क्लोज्ड एंड बाउंडेड तो बल्जेनो ही होगी ना। 147th, ठीक है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड तो बल्जेनो ही थी। कंपैक्ट को कौन फॉलो करता है, हिंडबोर्ग करता है। हाँ चलो, ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, शायद ये उल्टा होता है, डी ये रहा, ए आप रहने दो, मतलब देख लेना, चेक कर लेना। क्लोज्ड एंड बाउंडेड बड़ी फेमस थ्योरम्स है दोनों, एक में लिमिट पॉइंट है, एक में आपके पास बाउंडेड एंड क्लोज्ड है। आई थिंक ये हिंडबोर्ग थ्योरम होनी चाहिए, बल्जेनो में होता है हाँ लिमिट पॉइंट वाला कंसेप्ट, लिमिट पॉइंट हम इसमें बोलते हैं। यस, ठीक है जी, डन। n is a positive integer, then number of terms in the expansion, कितने एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एक्सपेंशन में, जितनी पावर हो उससे एक ज्यादा, जितनी पावर हो उससे एक ज्यादा, बस यहां कुछ भी लिखा रहे कोई मैटर नहीं करता, यहां जितना नंबर लिखा है उससे एक ज्यादा। ठीक, हो गया, डन। मोड x/x कॉन्टिन्यूस x = 0 if, देखो ये बड़ा क्लियर कट आंसर है कि ये आता है +-x, और x से x काटोगे तो +-1 आएगा। तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है वो होता है -1, और राइट हैंड लिमिट कितना होता है, +1। तो ये फंक्शन जिंदगी में कभी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, नेवर बीन कॉन्टिन्यूस। डी ऑप्शन आ गया।
ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देखो ये कॉन्टिन्यूस है अगर जीरो नहीं है, बट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होता ये। क्या नहीं होता? यूनिफॉर्मली। अब ये नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन 0 1, नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन 0 1, दैट्स इट। इतना ही काम था और काम डन हो गया। तो जी ये था आपका फुल पेपर 150 क्वेश्चंस का जो हमने आज सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ और पूछना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो ये डन हो गया। जी 147 आप एक बार देख लेना, मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है इस पे। तो हिंग बॉल थ्योरम कम्पैक्टनेस के लिए सो ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही। एक बार मिलते हैं बहुत जल्द। और ये आप अब एग्जाम आपके 150 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 डन हो चुके हैं। 150 का रजे ये दो कंसेप्ट है, इस पे एक लेक्चर भी अलग से बना पड़ा है, आप जरूर देख लेना उसको। रजे कॉन्टिन्यूस है ये, 1/x इज कॉन्टिन्यूस, 1/x इज कॉन्टिन्यूस। अगर आप इसका ग्राफ भी देखोगे तो इसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होता, नो ब्रेक इन दिस ग्राफ, पर दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसके ग्राफ में इट हैज नो ब्रेक्स। 1/x का ग्राफ बनाया ना आपने? हाँ जी रजे, इट्स 1/x is continuous but not uniformly continuous, but not UC इन किसमें? 0 1 में। 0 पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं करना, पर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होता बाय द डेफिनेशन। ठीक है, सो इट्स डन नाउ। जो आपका 1/x का ग्राफ है दैट इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस। ये था जी आज का काम। 150 के 150 डन हो गए। आई होप, बताओ जल्दी से कोई और कुछ डाउट पूछना है तो। ठीक है जी।